नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा उच्च रक्तचाप पे आपको 5 टॉक्स दे चुका हूँ। अगली मेरी जो टॉक है वो संबंधित है कि इसका जो हमारा इलाज क्या है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है उच्च रक्तचाप का। तो इसके इलाज के लिए यानी कि उच्च रक्तचाप की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स अवेलेबल हैं। बहुत सारी ग्रुप्स की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि किस मरीज़ को कौन सी दवा हमें इस्तेमाल करनी है। वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की एज के ऊपर, उसकी उम्र क्या है, बीमारी कितनी सवियर है। सवियर का मतलब बीपी कितना ज़्यादा है, 170, 80, 200 है या 140, 50 के करीब है। और उसके बाद उसके साथ उस मरीज़ के साथ और कौन कौन सी बीमारियां संबंधित हैं, जैसे कि किसी मरीज़ को साथ में डायबिटीज़ है, किसी मरीज़ को साथ में हार्ट की डिजीज़ है, किसी मरीज़ को मोटापा है, तो इस तरह की अस्थमा है, COPD है, स्मोकर है पेशेंट, या उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ऑलरेडी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें दवाई की चॉइस करनी पड़ती है, फिजिशियन को चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी दवा इस्तेमाल करनी। और फिर ये भी देखना होता है कि जो उच्च रक्तचाप है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि कितने सालों से वो उच्च रक्तचाप पेशेंट में है। एक जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें उसके लिए स्पेशल ग्रुप ऑफ ड्रग्स अवेलेबल हैं, जो कि हम वही दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह की दवा हम प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये सब डिसाइड करना जो है फिजिशियन का काम होता है। तो जब आप फिजिशियन के पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए जाएंगे, उस टाइम वो फिजिशियन आपका ये सब बातों को ध्यान में रख के आपको दवाई का सजेशन करेंगे। वो दवाई बताएंगे कि ये दवाई आपको खानी है। अब दवाई का जो इस्तेमाल है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि उसका हम बेस्ट इफ़ेक्ट कैसे ले सकते हैं, उस दवाई से बेस्ट इफ़ेक्ट कैसे ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला काम ये है कि हमें जो दवाई लिखी गई है उसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। रेगुलर का मतलब एक रोज़ खानी हमें, ये नहीं कि एक दिन छोड़ के खा ली या जब मेरे को लगा कि बीपी बढ़ रहा है जी तब मैंने खा ली। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि उच्च रक्तचाप के आम तौर पे कोई लक्षण नहीं होते। ये सिर्फ फिजिशियन जब किसी और बीमारी के लिए चेक करते हैं तब बताते हैं कि भी आपको उच्च रक्तचाप है। परंतु लोग जो सोचते हैं कि हमें लक्षण होंगे तब हम दवाई खाएंगे, वो उस बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। तो जैसे आपके फिजिशियन बताते हैं वो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है। नंबर 2, उसकी पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी है। पंक्चुअलिटी का मतलब ये है कि जैसे आपके फिजिशियन ने बताया कि आपको सुबह 8:30, 8 बजे दवा खानी है, तो आपको 8:30, 8 बजे ही दवा लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 25-30 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु ये नहीं कि सुबह की दवा दोपहर को खाओ या रात को खा ली या जब याद आया तब खा ली, क्योंकि इन दवाइयों का इफेक्ट जो है वो 24 घंटे का कंट्रोल रहता है। तो 24 घंटे के कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए हमें ये दवाइयाँ निर्धारित समय के हिसाब से ही लेनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट क्या है कि हमें दवाई को कभी स्किप नहीं करना। स्किप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना या भूल जाना, या दवाई लेना भूल गए, हम लाना भूल गए केमिस्ट से, वो चीज़ को हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है, हर तरह से अवॉइड करना है। क्योंकि अगर हम एक डोज स्किप करते हैं तो वो जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है उस पिछले दिन की दवाई से वो एकदम रिलीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सडन शूट अप ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जिस मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होकर 130-80 पे था, वो एकदम बढ़ के 170-80 पे जा सकता है, जो कि उस मरीज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे कि ब्रेन हेमरेज होने का डर, हार्ट अटैक पे असर आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि आँख की रोशनी पे असर आ सकता है। तो जब सडन शूट अप कोई चीज़ होगी तो हमारे शरीर के हर ऑर्गन पे वो नुकसान देगी। तो स्किपिंग ऑफ ड्रग या फॉरगेटिंग ए ड्रग शुड नॉट बी द रूटीन, कभी होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे आपको नंबर नेक्स्ट क्या है, जैसे आपको आपके फिजिशियन बुलाते हैं कि आपको 15 दिन बाद आना है, 20 दिन बाद चेक कराने आना है, महीने बाद आना है, उस दिन आपको
जाना चाहिए वो ये देखते हैं कि आपको जो दवाई दी गई है उसका इफ़ेक्ट बेस्ट आ रहा है कि नहीं। नंबर 2, उस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। अगर उसका इफ़ेक्ट अच्छे से नहीं आ रहा तो वो दवाई को ऐड अप कर सकते हैं किसी दवाई और के साथ या दवा चेंज कर सकते हैं। इन केस उस दवाई की वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट आ रहा है या एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो भी वो दवा को बदल सकते हैं, परंतु ये तभी होगा अगर आप अपने फिजिशियन के बताए हुए समय के अनुसार जाएंगे उनके पास। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि कुछ दवाइयों का हम एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। 3 महीने बाद 4 महीने बाद हम लेबोरेटरी टेस्ट करा के देखते हैं कि उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, तो वो भी हमें टेस्ट करवाने चाहिए जैसे आपके फिजिशियन एडवाइस करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। इनमें खास तौर पे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, सीरम क्रेटिनिन हो गया, किडनी टेस्ट हो गए, इसी तरह से लिवर के कुछ टेस्ट होते हैं। ये सब चीज़ें हमें फिजिशियन जैसे गाइड करते हैं वैसे हमें करवानी चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है कि जैसे हम कहीं हमें बाहर जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है या टूर पे जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, शादी ब्याह में, तो हम अक्सर क्या करते हैं अपनी दवा को घर पे ही छोड़ जाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल ख्याल रखना है कि जैसे हम अपना सामान पैक कर रहे हैं अपने जाने का टूर का, हमें सबसे पहले अपनी मेडिसिन्स और उसके साथ हमें अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी साथ के साथ पैक करके रखो, बल्कि पहले पैक करके रखो ताकि आप वो भूलो ही ना। क्योंकि जहाँ भी आप जा रहे हो सकता है वहाँ पे उस तरह की दवा ना मिल पाए या उस ब्रांड की दवा ना मिल पाए, तो आपको याद भी ना रहे। तो आप 4-5 दिन के हफ्ते का टूर लेके गए हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर बिल्कुल अनस्टेबल हो जाए, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो जिस जगह पे आप जा रहे हैं या जिस घर में जा रहे हैं उनके लिए भी आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ना हो तो हमें उसके लिए क्या चाहिए कि हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन और अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं उसका बॉक्स अपने सामान में पैक कर लें टाइम से। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट बताना चाहूँगा कि जब भी आप टूर पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं फंक्शन में, कहीं बाहर आउट ऑफ टाउन, तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसका कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वेस्ट करके आप उनसे लीजिए और उनसे ये भी रिक्वेस्ट करिए कि अगर सर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं या वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। तो उनकी परमिशन के बाद आप वो सब काम भी कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी गए हुए स्थान पर कोई दिक्कत आती है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, फिजिशियन की मदद ले सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट दवाई के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या है लास्ट पॉइंट। लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कितने दिन दवाई खानी है, मेरे को 15 दिन खानी है, 20 दिन खानी है, महीना खाना है। उसमें ये जो दवाइयाँ उच्च रक्तचाप की होती हैं ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन हैं। इसको हम क्या करते हैं कि हमें ताउम्र दवाई खानी है, 100 साल जीना है, 100 साल मेडिसिन खानी है, और ये चेंज भी होती रहती है, कभी बढ़ती घटती रहती है डिपेंडिंग अपॉन दी ब्लड प्रेशर कंट्रोल। तो हमें ये पहले ही अपना मन बना के चलना है कि भाई हमें दवाई जो है सारी उम्र खानी है और हमें मन से दवाई खानी है, मन से इलाज कराना है, ताकि हमारे को इसकी कॉम्प्लिकेशन जो होने वाली हैं वो ना हो। वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट उसमें कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस या सजेशंस जो मैंने आपको दिए हैं इनको आप अपने मद्देनज़र रखते हुए उच्च रक्तचाप का इलाज इस ढंग से आप करें। बाकी जो मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया, म्यूज़िक थेरेपी, एरोमा थेरेपी, कलर थेरेपी, वो सब चीज़ें आपके मेंटल टेंशन, मेंटल रिलैक्सेशन की मदद करेंगी। और जो पार्ट ब्लड प्रेशर का मेंटल टेंशन से हो रहा है वो पार्ट उसको कवर होने से कम हो जाएगा। वो ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकती, मेडिसिन की जगह नहीं ले सकती, वो आपके मानसिक तनाव को कम करेंगी। और मानसिक तनाव की वजह से जो ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ता है उसमें वो आपकी मदद कर सकती है। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स ड्रग्स के हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? पेशेंट को चक्कर आना, या जैसे बैठे हुए हैं उठ के खड़े होना तो चक्कर आ जाना, इसको कहते हैं पोस्चरल वर्टाइगो। या फिर क्या है, पेशेंट के हाथ पैर में
ठंडे ठंडे महसूस होना, उंगलियां हाथ की, पैर की उंगली ठंडी महसूस होना, या फिर कुछ पेशेंट्स में हमारे पैर में टखने में, जैसे एंकल जॉइंट जो होता है और पैर होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। फिर कुछ पेशेंट्स में कंप्लेंट करते हैं कि सर मेरे को ड्राई कफ होता है, 10-12% पेशेंट्स में ड्राई कफ होता है, और कुछ दवाइयों में लगभग 5-7% पेशेंट में ड्राई कफ होता है। और यंग मेल जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, उन पेशेंट्स में कुछ दवाइयाँ जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उनसे इम्पोर्टेंस की फीलिंग भी हो सकती है, उनको वो अपना जो सेक्सुअल एक्ट है वो करने में दिक्कत महसूस करते हैं। और फिर कुछ मरीज़ों में काफ पेंस, जो हमारी पिंडी होती है वहाँ के मसल्स में दर्द हो सकता है, जॉइंट्स और मसल्स में दर्द हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो कॉम्प्लिकेशन होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब सोडियम पोटाशियम हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए जिनको हम डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, एडवर्स इफेक्ट को हम पेशेंट्स को बताते हैं, जब दवाई इस्तेमाल करते हैं हम पेशेंट को बताते हैं कि वही भी आपको इस तरह की तकलीफ़ होगी तो आप हमें तुरंत बताइए या नेक्स्ट विजिट में बताइए। ये एडवर्स इफेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं ताकि आप जागरूक रहें कि ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स में से कोई हमें तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर होगा तो हम उसको किसी और ग्रुप की दवाई आपको इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए ये एडवर्स इफ़ेक्ट हमने आपको बताए हैं ताकि आप जागरूक रहें और अपनी दवा को इस डर से ना छोड़ें कि साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपको दवा इफ़ेक्ट के हिसाब से खानी है कि भी आपको अच्छा इफ़ेक्ट है, और जैसे भी कोई एडवर्स इफ़ेक्ट आएगा तो हम उसको दवाई को चेंज कर सकते हैं या डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। सो इन सब बातों के साथ आज की मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।